अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून हो गया है, बिल्कुल गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। आज बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है। गुड आफ्टरनून रिया, नाजिज, आकांक्षा, दीपक, अंशिका, महक, एवरीबडी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अंशुल, छवि, नुसरत, बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत मजेदार तरीके से नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अंडरस्टैंड किया था। हमने बात की थी कि कैसे टू फोटो सिस्टम्स जेड स्कीम के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन, NADPH2 फॉर्मेशन, वाटर स्प्लिटिंग सब करते हैं। वो नॉन साइक्लिक था और साइक्लिक के अंदर ओनली ATP फॉर्म हुई थी। कहां पर कौन सा वाला होगा वो सब हमने डिस्कस किया था। फॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP। चलिए अब आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे। हम एक्चुअली ATP बनाना सीखेंगे एक्चुअली। तो चलिए आइए, उसे पढ़ने के लिए सबके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, सबकी आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेना है अपनी बायोलॉजी माता का। बिना ब्लेसिंग के जीवन में कुछ नहीं होता। तो बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। मेरा एक भी स्टूडेंट बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा बेटा। मैंने अभी 3.0 वालों को भी यही कहा था, अगले 3 महीने डिसाइडिंग है, भरपूर फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है। अभी मैं समझती हूं आपकी दुर्गा पूजा होगी, उसके बाद में दशहरा आएगा, फिर दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर दिवाली का पूरा फेस्टिवल, फिर देवउठनी 11 से शादियां शुरू हो जाएंगी। बेटा इसमें अगर आपने इस साल अपना समय बर्बाद कर दिया, एक बात याद रखो, फेस्टिवल, फ्रेंडशिप्स, मैरिजेस, फेसबुक, सोशल मीडिया सब कुछ दोबारा आएगा, पर ये समय दोबारा नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स जिसने अपने आप को डिसिप्लिन रखा, अनुशासित रखा, रेगुलर पढ़ाई करी, वो रेस में दौड़ जाएगा, बाकी रेस के बाहर हो जाएंगे, भले ही आपने अभी तक पूरे साल पढ़ा हो। नेक्स्ट 3.5 मंथ्स बहुत क्रूशियल है। जनवरी एंड तक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो डिसिप्लिन अपने आप आ ही जाता है एग्जाम के पहले। पर ये 3 महीने में अगर आपका बैकलॉग हो गया, पीछे रह गए, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, सबसे ज्यादा चांस भी इसी समय टाइम वेस्ट करने का है, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज भी ऐसी आएंगी। बिल्कुल समय बर्बाद मत करना। खुद की शादी हो तो अलग बात है, उसके अलावा किसी दूसरे की शादी अटेंड मत करना। और मेरी सलाह यह है कि अपनी शादी भी अभी थोड़ा सा रोक लो तो अच्छा है। किसी की शादी है तो नहीं भाई, अगर है तो शादी में जरूर बुलाना, ठीक है? कोई बर्थडे नहीं, काय का बर्थडे? अभी क्या बड़ा काम कर लिया अपन ने पैदा होके बेटा, जन्म लेके। अभी पहले कुछ बने, कुछ करें, फिर मना लेंगे बर्थडे, ठीक है? नहीं, नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन सत्य बात है। चलो आओ हेडिंग लिखते हैं। लिखिए, एक बार हेडिंग लिखो, फिर मैं समझाती हूं क्या पढ़ने वाले हैं। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर ATP फॉर्मेशन, फॉर ATP फॉर्मेशन। फुल कंसंट्रेशन चाहिए, बड़ा मस्त टॉपिक है, इजी टॉपिक है। अगर समझ लिया, नहीं समझा तो कभी समझ नहीं आएगा। अच्छा बताओ, कितने बच्चे जिनको ये डायग्राम काला अक्षर भैंस बराबर लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ऊपर से निकल जाता है? अगर ऐसा है तो जरा मी लिख कर भेजो। ये डायग्राम कितने स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता है, कंफ्यूजिंग होता है, याद नहीं होता है? ऐसा कोई भी कैटेगरी है? ओनली पढ़ाई बेटा। नीट का एग्जाम दे रहे हैं यार, 25 लाख स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है। कम से कम 20 लाख तो सिंसियर पढ़ते ही पढ़ते हैं। 4-5 लाख अपन मान भी ले, अगर ऐसे ही दे रहे हैं तो भी कम है क्या? कंपटीशन खतरनाक है। उसके ऊपर से NTA जरूर और बैठा है हमारे सर पर, पता नहीं क्या क्या कांड करने के लिए। कब क्या कर दे, भगवान ही मालिक है उसका। तो भगवान जी भी मालिक नहीं होंगे, पता नहीं, खुद ही मालिक है वो अपना। उस बीच में सिलेक्ट होना है, अपना करियर बनाना है बेटा। इतनी टफ कंट्री में अपना करियर बनाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके पास, और कोई चॉइस नहीं है, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। चलो चलो, आज की क्लास में लास्ट में पूछूंगी कि कितने लोगों के लिए ये डायग्राम एकदम मक्खन क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। आओ समझो। आप कहोगे मैम ATP बनाना तो सिखा दिया आपने हमें लास्ट क्लास में। सुनो सुनो, हमने रफ बना लेना भले,
हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? लास्ट क्लास में रफ बना लेना कि जब फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन उचका था, उसे फेरेडॉक्सिन ने पकड़ा था, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन से होता हुआ नीचे आया था और वापस घर आ गया था। और इस दौरान मैंने कहा था उसकी एनर्जी से एटीपी बनाई थी। याद आ रहा है? ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन याद आया? नाउ नॉन साइक्लिक में हमने क्या कहा था कि फोटो सिस्टम 2 से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो सिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसे इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ेगा, इसे इसका फेरेडॉक्सिन पकड़ेगा, सॉरी आयरन सल्फर प्रोटीन, यानी इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ेगा। मैंने कहा था ये घर वापस नहीं आएगा, ये 2 के पास 1 के पास आ जाएगा और 2 के पास जो वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे। याद आ रहा है? इसे हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा था और मैंने कहा था इस समय पर इसकी एनर्जी से एटीपी बना लेते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था यहां से फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा और फिर वो NADP से NADPH2 बनेगा, वो सब बात की थी। नहीं भी लिखना है मत लिखो, कोई बात नहीं, समझाना जरूरी है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि बस जब ये ऐसे नीचे आएगा तब इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से एटीपी बना लेंगे। यहां भी ऐसे ही कहा था एटीपी बना लेंगे। आज हम सीखेंगे एक्चुअली ये एटीपी कैसे बनेगी। ये एटीपी चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो एक्चुअली एटीपी कैसे बनेगी। ठीक है, चलो एक चीज और समझाती हूं, एक चीज और समझाती हूं आपको। ये बना लेना, शॉर्ट में बना लो मेरे साथ। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स याद है? वहां पर हमने ऐसे बनाया था, ये इनर मेम्ब्रेन थी माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया, इधर मैट्रिक्स था और इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी। यहां पे अगर आपको याद हो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4 और इधर ऐसे कॉम्प्लेक्स 5 यानी F0, F1 पार्टिकल थे। आपको याद है यहां NADH2 आता था, यहां FADH2 आता था। कुल मिलाकर हमने ये बात की थी कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, यहां से 4 प्रोटॉन आते हैं, यहां से भी 4 प्रोटॉन आते हैं और यहां से 2 प्रोटॉन आते हैं। टोटल 10 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं। यहां पे ऑलरेडी हाई है, अब ये यहां से बाहर निकलता है और हमने ये बात की थी कि 4 प्रोटॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो उसकी एनर्जी से 1 एटीपी बनेगा। याद आ रहा है सबको? ये 4 प्रोटॉन्स जब बाहर जाएंगे F0, F1 पार्टिकल से तो 1 एटीपी बनेगा। यानी यहां पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन था और यहां से प्रोटॉन गए थे मैट्रिक्स में जहां पर उनका लो कॉन्सेंट्रेशन है। पहले पंप हुए थे लो टू हाई, फिर हाई टू लो गए थे और जब ये गए तो F0, F1 पार्टिकल के थ्रू गए थे जो इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन में, और इस दौरान एटीपी फॉर्मेशन हुआ था। याद है मैंने आपको कहा था एक केमिकल का ऑस्मोसिस हो रहा है, प्रोटॉन का ऑस्मोसिस हो रहा है, हाई टू लो मूव कर रहा है। कितने लोगों को ये सब याद आ गया मुझे बताओ, बताओ। रिमझिम बातें नहीं करो बेटा, इधर उधर चैटिंग मत करो, क्लास में ध्यान दो। कितने लोगों को ये याद आ गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जब प्रोटॉन जाएंगे थ्रू इनर मेम्ब्रेन, उसका F0, F1 पार्टिकल, उस समय पर एटीपी फॉर्म हुई थी। 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी। याद आ रहा है सबको?
यानी एटीपी फॉर्मेशन रेस्पिरेशन में भी हुआ है और एटीपी अभी लाइट रिएक्शन में भी बनेगी। लेकिन यहां कहानी में क्या ट्विस्ट होगा, देखो सपोज करो यहां पर बेटा ये क्लोरोप्लास्ट है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब हम फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनाने की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में यहां पर ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है या ग्राना की मेम्ब्रेन है। बेटा बड़ा ध्यान से देखो, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा। और मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, ये ल्यूमन है। स्टूडेंट्स यहां पर भी प्रोटॉन जब हाई टू लो जाएंगे, एक प्रोटीन के थ्रू तो एटीपी बनेगी, पर यहां जो प्रोटॉन्स होंगे वो ऐसे जाएंगे ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ। यहां मैं सिखाऊंगी प्रोटॉन ल्यूमन से स्ट्रोमा में जाएंगे। स्ट्रोमा में उनका लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, अभी हम देखेंगे। ल्यूमन में उनका हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। किसका बेटा, प्रोटॉन का। यहां मेम्ब्रेन कौन सी होगी बीच में, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की इनर आउटर मेम्ब्रेन नहीं, वो तो इधर है अलग। यहां उस समय पर एटीपी एक्चुअली बनेगी। कैसे बनेगी अभी सिखाऊंगी, अभी सब सिखाऊंगी, यही सिखाना है। यानी एटीपी फॉर्मेशन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, और एटीपी फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी लाइट रिएक्शन में फॉर्म होकर और फिर फूड के बॉन्ड्स में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को पावर हाउस नहीं बोलते, क्योंकि सेल को यूजेबल एटीपी नहीं है, उस एटीपी से फूड बन रहा है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोल दिया था। पर एटीपी बनती दोनों में है, दोनों में ही एटीपी जब प्रोटॉन हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं थ्रू अ मेम्ब्रेन, तब ये होता है। यहां इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जा रहे हैं थ्रू इनर मेम्ब्रेन, यहां ल्यूमन से स्ट्रोमा में आएंगे थ्रू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जैसे यहां पर F0 F1 है, यहां पर CF0 CF1 होगा। C मतलब क्लोरोप्लास्ट का F0 F1, मैं अभी सब सिखाऊंगी। जैसे यहां पे F0 F1 ऑक्सीजोम था, ऐसे ही यहां पर भी इधर मेम्ब्रेन में CF0 CF1 होगा। मैं सिखाऊंगी, अभी मत बनाना। तो ये समझ आ गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ल्यूमन यहां पर हाई हुआ प्रोटॉन, फर्स्ट। सेकंड हम पढ़ेंगे कैसे ल्यूमन से स्ट्रोमा में आएगा और कैसे एटीपी बनेगी। बिल्कुल क्लियर है पढ़ने क्या वाले हैं हम। चलिए, अब सबसे पहले ये थ्योरी किन्होंने दी थी, बाय पीटर मिटचेल। पीटर मिटचेल, इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, बाय पीटर मिटचेल। अब स्टूडेंट्स एक फुल पेज ले लीजिए, एक फुल पेज ले लीजिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है तो डबल पेज ले लो, डबल पेज। और एक बड़ा सा डायग्राम अब हम समझने के लिए बनाने वाले हैं। मैं देखो क्या कर रही हूं, बड़ा ध्यान से देखना। मैं इतना पोर्शन ले रही हूं, इतना पोर्शन, मतलब मैं स्ट्रोमा बनाऊंगी, स्ट्रोमा, मैं ल्यूमन बनाऊंगी और मैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन बनाऊंगी। मैं क्या कर रही हूं, मैं स्ट्रोमा बनाऊंगी, मैं ल्यूमन बनाऊंगी और मैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन बनाऊंगी। अभी बनाना मत, देखो मैं एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन बनाऊंगी, मैं ल्यूमन बनाऊंगी और ये बाहर स्ट्रोमा बनाऊंगी। मैं क्या कर रही हूं, मैं इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा चौड़ा दिखा दूंगी, ब्रॉड ऐसा, ताकि मैं यहां पर कुछ लिख सकूं, इसलिए। ठीक है, चल आओ। तो ये मैंने बनाई थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन।
थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। मैं इस मेम्ब्रेन को, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहां से थोड़ा सा ब्रॉड रख रही हूं ताकि मैं यहां कुछ चीजें अच्छे से लिख पाऊं, इसलिए। तो ये है बेटा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। अब ये ल्यूमन है, ल्यूमन, और ये सारा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा। ठीक है, ये हो गई थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये हो गया ल्यूमन, और ये हो गया स्ट्रोमा। आप लोगों को मालूम है कि मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 दोनों होते हैं। फोटोसिस्टम 1 नॉन अप्रेस्ड पार्ट में होता है, फोटोसिस्टम 2 अप्रेस्ड पार्ट में होता है। तो यहां पर मैं बनाने वाली हूं अब फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। सपोज ये है फोटोसिस्टम 2, मैं नॉन साइक्लिक वाला बना रही हूं अभी, और सपोज इधर है फोटोसिस्टम 1। ये है फोटोसिस्टम 1। इट इज प्रेजेंट इनसाइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमल लैमेली में ओनली फोटोसिस्टम 1 होता है, बट थाइलाकॉइड या ग्राना में बोथ होते हैं। तो सपोज करो ये है फोटोसिस्टम 2 और ये है फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम के अंदर P700 रिएक्शन सेंटर है और फोटोसिस्टम 2 में P680 रिएक्शन सेंटर है। दोनों पे लाइट पड़ रही है, लाइट फ्रॉम सन यहां भी है और लाइट यहां भी है, दोनों पे लाइट है। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सबसे पहले सपोज करिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, एक्साइट हुआ, तो उसे सबसे पहले फियोफाइटिन पकड़ता है। फियोफाइटिन, याद है ना, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटोसिस्टम 2 का। ये इस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनॉन को देता है। प्लास्टोक्विनॉन उसे साइटोक्रोम B6 एंड F को देता है। तो मैं एक साथ लिख देती हूं, और फाइनली वो उसे प्लास्टोसाइनिन को देता है। तो फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, और फिर प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन आता है। तो मैं इसे लिख देती हूं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। पहले B6 पे जाएगा, फिर F पर जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के पास आ जाता है। यहां के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता है वाटर वाला इलेक्ट्रॉन। तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा, तो 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस एक ऑक्सीजन एटम रिलीज होगा। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कहानी की बात करें तो ये वाटर वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां रिप्लेस करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये ल्यूमन में इकट्ठे हो रहे हैं, ल्यूमन में। ठीक है, दूसरी तरफ यहां का जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसे आयरन सल्फर प्रोटीन, यानी इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ेगा, विच इज आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन। और उसके बाद ये फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन के पास के बाद ये आगे नहीं जाएगा, इसके पास NADP आ गया था, और NADP ने कहा था कि मैं प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट खुद कर लूंगा, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो
तो मैं बन जाऊंगा NADPH2 या NADPH प्लस H प्लस, एक ही बात है। और जो एंजाइम यूज होगा उसे हमने नाम दिया था फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया था, यहां, और यहां से फिर इलेक्ट्रॉन आगे चला गया है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया था। यहां मैंने क्यों गैप बनाया है अभी समझ आएगा। ये सारी 2-2 इलेक्ट्रॉन की कहानी थी, 2-2 इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। कितने स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल याद आ गया? यस मैम, वी रिमेंबर दिस। मुझे जरा यहां पर दिल दे दो, जल्दी से अपना प्यार भरा दिल मुझे दे दीजिए। एक स्टूडेंट पूछ रहे लिखना है क्या? तो और क्या करना है बेटा, अगर आपकी फोटोकॉपी मेमोरी है कि छप जाता है दिमाग में, कभी आगे दोबारा भी नहीं लिखने देखने की जरूरत है, तो मत लिखो। लिखो बेटा, कैसी बातें पूछते हो? मिड अक्टूबर में अगर ऐसे हार्ट अटैक देने वाली बातें पूछते हो यार। चलो लिख लो। चलो, अब याद है इसने कहा था कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, प्रोटॉन का जुगाड़ मैं खुद कर लूंगा। तो फेरेडॉक्सिन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, पर प्रोटॉन कहां से आए थे? इसने स्ट्रोमा से लिए थे, 2 प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। इस NADP ने स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाए थे, स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाए थे। इस NADP ने स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाए थे, इलेक्ट्रॉन इसे यहां से मिल गया था और ऐसे करके NADPH2 बन गया था। अब बेटा ये जो सब है, फियोफाइटिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरेडॉक्सिन, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, आगे सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बट जो प्लास्टोक्विनॉन है ये बिल्कुल यूबिक्विनॉन की तरह या साइटोक्रोम यूबिक्विनॉन की तरह प्रोटॉन का भी एक्सेप्टर है। आपको याद है यूबिक्विनॉन ने क्या कहा था कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, प्रोटॉन्स मैं खुद जुगाड़ कर लूंगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी मैं हाइड्रोजन ऐसा बन जाऊंगा। याद आ रहा है? तो इसी तरीके से ये प्लास्टोक्विनॉन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं भेजता। ये क्या करता है, बड़ा ध्यान से देखो, ये पहले इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को और प्लस ये स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन्स लेगा फ्रॉम स्ट्रोमा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास फियोफाइटिन से आए, 2 प्रोटॉन इसने स्ट्रोमा से लिए, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 हाइड्रोजन एटम, यानी ये बन गया PQH2। अब ये इस PQH2 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे भेज देगा और 2 प्रोटॉन्स अंदर डाल देगा और खुद वापस PQ में चेंज हो जाएगा। बहुत कंसंट्रेशन से सुनो, बहुत इजी चीज है। PQ, अभी ये मत लिखना, PQ डायरेक्टली साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन्स नहीं भेजता, नहीं भेजता। वो क्या करता है, वो पहले PQ से PQH2 में चेंज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फियोफाइटिन से आए हैं, 2 प्रोटॉन ये स्ट्रोमा से ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यानी 2 हाइड्रोजन एटम या कहो H2, ये बन गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे भेज देगा, साइटोक्रोम B6 को, फिर F को, और जो 2 प्रोटॉन इसने स्ट्रोमा से उठाए हैं ना बेटा, उसे ल्यूमन में डाल देगा, ल्यूमन में डाल देगा।
तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन दोनों इससे हट गए, यानी फिर से ये pq बन जाएगा, ताकि फिर से जब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आए तो फिर से ये 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से ले, फिर से pqH2 में कन्वर्ट हो, ये स्टोरी चलती रहे। ठीक है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता है, डायरेक्टली। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं, साथ में प्रोटॉन का भी करियर है। बेटा एक चीज देखो, नोट करो, मजे आ जाएंगे, सुनो। ल्यूमन के अंदर एक तो वाटर का जो ऑक्सीडेशन हुआ था, वाटर की स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उससे प्रोटॉन्स ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट हुए थे, याद है, हमने पढ़ा भी था ये। दूसरा, बड़ी चालाकी से प्लास्टोक्विनोन ने स्ट्रोमा वाले प्रोटॉन्स को ल्यूमन में भेज दिया, स्ट्रोमा से ल्यूमन में भेज दिया। देखो कितनी चालाकी से, यानी यहां प्रोटॉन्स हाई हैं, हाई प्रोटॉन, हाई प्रोटॉन, हाई प्रोटॉन, और स्ट्रोमा में लो प्रोटॉन है, लो प्रोटॉन। और साथ में ये एफएनआर जो है, ये भी एनएडीपी के लिए जो प्रोटॉन ले रहा है वो स्ट्रोमा से ले रहा है, यूज कर रहा है। तो स्ट्रोमा के कुछ प्रोटॉन्स प्लास्टोक्विनोन ने ल्यूमन में ट्रांसफर कर दिए, स्ट्रोमा के कुछ प्रोटॉन्स एनएडीपी ने यूज कर लिए टू फॉर्म NADPH2। यानी स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम है और ल्यूमन में एक तो ये वाले भी आ गए, दूसरा वाटर की स्प्लिटिंग से खुद ही आ रहे हैं। कुल मिलाकर ल्यूमन में हाई प्रोटॉन्स हो गए, स्ट्रोमा में लो प्रोटॉन्स हो गए। बेटा प्रोटॉन मतलब एसिडिटी, जितने ज्यादा H आयंस होंगे उतनी एसिडिटी हाई होगी, और जितनी एसिडिटी हाई होगी pH लो होगा। यानी ल्यूमन के अंदर pH लो होगा क्योंकि एसिडिटी हाई है, H आयंस हाई है, और यहां पर pH हाई होगा क्योंकि एसिडिटी कम है, प्रोटॉन्स कम है। क्या इतना कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब एक और जबरदस्त बात सुनो, जब इस प्लास्टोक्विनोन ने स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को इनटू ल्यूमन ट्रांसपोर्ट किया है, जरा सोचो बेटा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है? जरा लिख के भेजो चैट बॉक्स में, एक्टिव या पैसिव, रटना नहीं है, बताइए। ल्यूमन में ऑलरेडी हाई है प्रोटॉन्स कंपैरिजन टू स्ट्रोमा, क्योंकि एक तो वाटर वाले प्रोटॉन्स यहां एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दूसरा स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स यहां भी यूज हो रहे हैं, तो स्ट्रोमा में कम हो जाएंगे। बेटा एक्टिव, ऑलरेडी यहां लो प्रोटॉन्स हैं या हाई प्रोटॉन्स हैं, आप लो टू हाई ट्रांसफर कर रहे हो, यानी पंप कर रहे हैं, पंप, पंप, पंप। ठीक है, एक्टिव, एक्टिव है बेटा, ऑलरेडी स्ट्रोमा में लो है, ल्यूमन में हाई है, लो टू हाई एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हाँ, एटीपी यूज होगी बिल्कुल। चलो, यानी अगर हम गौर से देखें, ये सारा स्ट्रोमा है और ये ल्यूमन है, ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है बेटा, एक ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, एक इलेक्ट्रिक केमिकल का ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। यहां पर हाई है प्रोटॉन्स और यहां पर लो है प्रोटॉन्स। हाई इलेक्ट्रो केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है प्रोटॉन का, जहां पर ल्यूमन के अंदर हाई है प्रोटॉन्स और स्ट्रोमा के अंदर लो है प्रोटॉन्स। लो इन स्ट्रोमा, हाई इन ल्यूमन, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। केमिकल है, प्रोटॉन इज अ केमिकल, चार्ज्ड है, इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ये ग्रेडियंट क्रिएट होने के 3 रीजंस हैं। नंबर 1, जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से प्रोटॉन्स आर मोर इन ल्यूमन। नंबर 2, प्लास्टोक्विनॉन जो पंप करके भेज रहा है तो यह हाई होते जाएंगे। एंड नंबर 3, स्ट्रोमा वाले यूज हो रहे हैं इन मेकिंग NADPH2। इन 3 रीजंस के कारण से ल्यूमन में हाई प्रोटॉन्स रहेंगे, स्ट्रोमा में लो प्रोटॉन्स रहेंगे। अब हर केमिकल की टेंडेंसी होती है टू अचीव इक्विलिब्रियम। बेटा सेम ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स और IMS के बीच में हो गया था। मैट्रिक्स में लो प्रोटॉन्स थे, IMS में हाई प्रोटॉन्स थे थ्रू इनर मेम्ब्रेन। सेम यहां पर स्ट्रोमा में लो प्रोटॉन्स हैं, ल्यूमन में हाई प्रोटॉन्स हैं थ्रू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहां पर भी हाई टू लो भागने की कोशिश की थी प्रोटॉन्स ने, डायरेक्टली मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, F0 F1 पार्टिकल के थ्रू क्रॉस किया था। सेम ऐसे ही बेटा यहां पर भी ये जो सारे प्रोटॉन्स हैं, ये वाटर वाले, ये जो पंप होकर आए हैं, ये सब भागने की कोशिश करेंगे, हाई टू लो जाने की कोशिश करेंगे ताकि इक्विलिब्रियम बने। पर ये भी इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहां पर भी मौजूद होगा F0 F1 पार्टिकल की तरह एक प्रोटीन, बिल्कुल वैसा ही प्रोटीन है ऑक्सीजोम की तरह। इसे कहते हैं CF0, क्लोरोप्लास्ट का है CF1। माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा इसे F0 F1 कहा था। पहले एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर में F0 F1 लिखते थे, बट 2 साल पहले जब 2-3 साल पहले जब एडिशन आया था एनसीईआरटी का, तो माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 यूज करा और क्लोरोप्लास्ट में CF0 CF1 कर दिया। अगेन आप देख सकते हो ये वाला पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर है, ट्रांस मेम्ब्रेन। सेम ऐसा ही वहां भी था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? F0 एम्बेडेड था मेम्ब्रेन के अंदर और F1 हेड पीस था, हेड पीस। हेड पीस वहां पर टुवर्ड्स मैट्रिक्स था, टुवर्ड्स मैट्रिक्स, हेड पीस टुवर्ड्स मैट्रिक्स था, क्योंकि प्रोटॉन को टुवर्ड्स मैट्रिक्स आना था तभी एटीपी बननी थी। यहां पर हेड पीस टुवर्ड्स स्ट्रोमा है, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा CF0 CF1 ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा है, टुवर्ड्स मैट्रिक्स नहीं, टुवर्ड्स स्ट्रोमा है, टुवर्ड्स ल्यूमन नहीं। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये F0 फिर F1 CF0 CF1 से बाहर आएंगे, इसके थ्रू ये प्रोटॉन्स बाहर आएंगे। यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी पैसिव डिफ्यूजन। बट जब एक प्रोटीन के थ्रू डिफ्यूजन होता है तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो CF0 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा रहा है बेटा, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए डिफ्यूजन, बट एक प्रोटीन के थ्रू तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जब ये प्रोटॉन्स बाहर आएंगे तो इनकी एनर्जी को यूज कर कर ADP और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनेगा और बन जाएगी ATP। यानी वैसे तो ये पूरा ATP सिंथेज है, बट पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट ATP सिंथेज है। सेम ऐसा ही बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, F1 हेड पीस टुवर्ड्स मैट्रिक्स वो मेन ATP बनवा रहा था, याद आ रहा है? टुवर्ड्स स्ट्रोमा हेड पीस। क्योंकि इस प्रोटॉन के पास बेटा बहुत एनर्जी है। क्यों है एनर्जी? बड़ा ध्यान से सुनो। पहली बात, पानी क्यों टूटा था? क्योंकि सनलाइट पड़ी थी, तो सन की एनर्जी के कारण वाटर ब्रेक हुआ था, तो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में एनर्जी है। नंबर 2, इस प्रोटॉन को भी यहां से पंप किया गया है, पंप, यानी ये भी एनर्जी यूज हुई है, इस प्रोटॉन में भी एनर्जी है।
समझ आ गया तो जल्दी से अपना दिल मुझे दे दो। बिल्कुल इजी वे में पढ़ रहे हैं बेटा, कंपेयर करके भी आपको पढ़ा रही हूं, एक एक वर्ड एक एक लाइन। यस, पंप होकर आए हैं बिल्कुल। पहले एनसीईआरटी में एटीपीएज लिखा था, अब चेंज करके एटीपी सिंथेज लिख दिया। एक्चुअली एटीपी सिंथेज मतलब जो एटीपी फॉर्म करे, सिंथेसिस करे, और एटीपीएज मतलब जो एटीपी तोड़े, जैसे लाइपेज लिपिड ब्रेक करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन ब्रेक करेगा, एटीपीएज एटीपी ब्रेक करेगा। तो एटीपी सिंथेज इज अ बेटर वर्ड। हो गया टॉपिक। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि ल्यूमन में प्रोटॉन्स हाई हैं, स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स लो हैं। एक मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। वाई ल्यूमन में हाई है? 3 रीजंस के कारण। एक, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द ल्यूमन। नंबर 2, प्लास्टोक्विनॉन पंप कर रहा है प्रोटॉन्स को फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू ल्यूमन। And number 3, NADP is using protons from stroma to form NADPH2. इन 3 रीजंस के कारण से ल्यूमन में हाई प्रोटॉन है, स्ट्रोमा में लो प्रोटॉन है, यानी ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में हाई टू लो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया है। ल्यूमन के प्रोटॉन्स विल ट्राई टू मूव टुवर्ड स्ट्रोमा, हाई टू लो डिफ्यूजन है थ्रू CF0 CF1। CF0 मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है। CF1 हेड पीस है, टुवर्ड स्ट्रोमा है, जो एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस करेगा बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ दिस प्रोटॉन। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, लिखना मत। मैंने आपसे क्या कह दिया था कि बस यहां एटीपी बनती है। अब आपको पता चला, बहुत ध्यान से सुनो, एक्चुअली यहां से यहां गया होगा, फिर यहां से प्लास्टोक्विनॉन, फिर PQH2, फिर साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर यहां पहुंचा होगा। और इस दौरान वाटर की स्प्लिटिंग के कारण, प्लास्टोक्विनॉन की पंपिंग के कारण ल्यूमन में प्रोटॉन्स हाई हो रहे होंगे और वो प्रोटॉन CF0 CF1 से भाग रहे होंगे, तब एटीपी बनी है। यहां शॉर्ट में लिख दिया कि बस जब ऐसा होगा तो एटीपी बनेगी, पर यहां डिटेल बताया कि एक्चुअली एटीपी कैसे बनेगी। मजे आए? चलो अब मुझे एक बात और बताओ, मुझे एक बात और बताओ। देखो, अब कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूं। पहले, प्लास्टोक्विनॉन जो है, प्लास्टोक्विनॉन, ये बोथ इलेक्ट्रॉन का भी करियर है एंड प्रोटॉन का भी करियर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का करियर है, हमने देखा। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन करियर। रेस्ट ऑल ओनली इलेक्ट्रॉन करियर। बाकी फियोफाइटिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, पैराडॉक्सिन, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये सारे ओनली इलेक्ट्रॉन करियर हैं। नाउ नंबर 2, एक बात ध्यान से देखो बेटा, अगर आपने डायग्राम ढंग से बनाया है, मेम्ब्रेन में मैंने फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनॉन थोड़ा सा आउटर साइड बनाया है, तो मेम्ब्रेन के अंदर ही, पर मैंने थोड़ा बाहर बनाया है। प्लास्टोसाइनिन मैंने अंदर बनाया है, मेम्ब्रेन में ही है, पर ये थोड़ा आउटर तरफ है, ये थोड़ा इनर की तरफ है। एनसीईआरटी में ये बातें दी हुई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आइए लिखते हैं, फियोफाइटिन एंड प्लास्टोक्विनॉन, और दूसरी तरफ PC यानी प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन, इसमें से दोनों ही मेम्ब्रेन के अंदर हैं, बट ये टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? वही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात चल रही है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। और प्लास्टोसाइनिन थोड़ा सा अंदर की तरफ है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है बेटा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है।
है तो सब मेम्ब्रेन के अंदर ही। नाउ लिखिए एक बार, एक चीज और, एक चीज और, जो FNR है, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये कहां है? देखो ये स्ट्रोमा की तरफ है बेटा, यहां है ये FMN, यहां FMN, तभी तो ये NADP के साथ स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाकर जोड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो है तो मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड, बट स्ट्रोमल साइड पर है, टुवर्ड्स स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि वहीं से इसे पिक करना होता है बेटा प्रोटॉन्स को, अंदर नहीं है, ल्यूमन की तरफ नहीं है, स्ट्रोमल साइड पर है। ठीक है, चल अब यानी अगर कोई पूछे रीजंस, पहले लिखते हैं रीजंस फॉर हाई प्रोटॉन इनसाइड ल्यूमन, 3 रीजंस है, 3 रीजंस है। पहला, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बोलो, या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलो। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था बेटा, जब पानी टूटता है तो ल्यूमन्स जो हैं उसकी तरफ प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं, ऑक्सीजन भी यही रिलीज होती है, याद है सबको? प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इनसाइड ल्यूमन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नाउ नंबर 2, प्रोटॉन्स पम्प्ड फ्रॉम स्ट्रोमा into lumen by प्लास्टोक्विनॉन, जो प्रोटॉन का करियर भी है, इलेक्ट्रॉन करियर भी है, प्रोटॉन करियर भी है, तो प्रोटॉन पंप बाय PQ। एंड नंबर 3, प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा यूज्ड बाय FNR टू फॉर्म NADPH2 फ्रॉम NADP। NADP से NADPH2 बनाने के लिए भी प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा यूज होते हैं, और इन तीनों रीजंस के कारण से हाई प्रोटॉन है इनसाइड द ल्यूमन। एक बार नोट करो, ठीक है? कर लिया नोट? मजे आ रहे? हो गया? डन? चलो अब मुझे ये बताओ जरा कि एक्चुअली जो ATP सिंथेसिस हुआ है, सिंथेसिस ऑफ ATP, वो ड्यू टू, जरा सोच के बोलना बेटा, सोच के बोलना, ड्यू टू, ड्यू टू, सोच के बोलना, क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट या ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट? बताओ चैट में। ये जो ATP एक्चुअली बन रही है फाइनली, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन के कारण है, जो ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में प्रोटॉन का डिफरेंस है, या प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन के कारण है? सोचो सोचो सोचो। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन तो इन 3 कारणों से हो रहा है, उससे ATP नहीं बन रही है, उससे ATP नहीं बन रही है।
जब वो ग्रेडियंट ब्रेक कर रहे हैं, भाई पहले यहां 10 प्रोटॉन थे, यहां 2 प्रोटॉन था सपोज, जब एक प्रोटॉन आया यहां 9 रह गए, यहां 3 हो गए, फिर और एक आया, यहां 8 हो गए, यहां 4 हो गए। तो जो प्रोटॉन्स बाहर आ रहे हैं हाई टू लो, उसके कारण एटीपी बन रही है, उसके कारण एटीपी बन रही है। क्रिएशन के कारण एटीपी नहीं बन रही, वो क्रिएट होने के बाद जो ब्रेक हो रहा है उसके कारण एटीपी बन रही है। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बात है, आ गया समझ में? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू, बोलो किसका मूवमेंट हो रहा है जब ये ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है? मूवमेंट ऑफ, बोलो। अरे भाई प्रोटॉन का ही तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। अक्रॉस, किसके दोनों तरफ मूवमेंट चल रहा है? अक्रॉस मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा। प्रोटॉन कहां से कहां मूव कर रहा है जब एक्चुअली एटीपी बन रही है बेटा? टू स्ट्रोमा, अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा, फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा। प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू, थ्रू, थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। चैनल क्योंकि हाई टू लो भेज रहा है बेटा, तो चैनल बोल रहे हैं। CF0 ऑफ एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज क्या है? CF1। तो CF1 में जो CF0 है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। तो जब CF0 फिर CF1 से निकलेगा तब जाकर फाइनली एटीपी फॉर्म होगी। एनसीईआरटी की लाइंस हैं। तो एटीपी क्यों सिंथेसिस हो रही है? व्हेन, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है, जब मूवमेंट हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा अक्रॉस मेम्ब्रेन थ्रू CF0 एंड CF1 पार्टिकल। मजे आ गए? और ये जो है ना, ये इसे हाई प्रोटॉन बोलो या और। रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना है, यानी हाई इनसाइड ल्यूमन एंड लो इनसाइड स्ट्रोमा, इसके क्या रीजंस है ऐसा भी बोल सकते हैं। मजे आ गए कृतिका? मजे आ गए? डन एवरीबडी? अब इसका मतलब अगर कोई पूछे कि ये जो केमी ऑस्मोसिस है बेटा, ऑस्मोसिस हो रहा है, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है, किसका? केमिकल का। कौन से केमिकल का? प्रोटॉन का। कितना आसान है इसका नाम, केमिकल यानी प्रोटॉन का ऑस्मोसिस हो रहा है यानी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या क्या चाहिए? बड़ा ध्यान से देखो, बड़ा ध्यान से देखो, बहुत इजी है। यहां भी केमी ऑस्मोसिस वर्ड यूज करा है, यहां भी केमी ऑस्मोसिस वर्ड यूज करा है। दोनों जगह पर एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। यहां इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहां थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। दोनों जगह पर
कोई दो स्पेस के बीच में प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए, हाई इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, लो इन मैट्रिक्स, हाई इन ल्यूमन एंड लो इन स्ट्रोमा। दोनों जगह पर एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसके थ्रू प्रोटॉन्स हाई टू लो मूव करेंगे, F0 F1 पार्टिकल, CF0 CF1 पार्टिकल। और दोनों में बेटा प्रोटॉन पंप होने चाहिए, तभी तो अंदर ज्यादा आएंगे। जैसे यहां पे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन पंप्स थे जो यहां लेकर आए थे, और यहां पर प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन पंप है। यानी दोनों में ही केमी ऑस्मोसिस में हमें क्या क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन, देन प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप, देन प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए, तभी तो जब हाई टू लो प्रोटॉन मूव करेगा तो एटीपी सिंथेसिस होगी, यानी एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस हम क्या करते हैं बेटा, हम ऐसा करते हैं, हम यहां लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और यहां लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कंपेयर करके पढ़ लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बीच में एक सी लाइन खींच देती हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस होगा, लेकिन यहां पर क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, थाइलाकॉइड या ग्राना की मेम्ब्रेन है, या स्ट्रोमल लैमेली। चल, अब यहां पे प्रोटॉन पंप थे, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4। ये 4 प्रोटॉन पंप करता था, ये भी 4 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन, और यहां पर है प्लास्टोक्विनोन। कितने प्रोटॉन पंप करते हैं वो सब डिटेल नहीं कर रहे। 1 वाटर मॉलिक्यूल के लिए 2 प्रोटॉन पंप होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की स्टोरी है। एटीपी सिंथेस को हमने यहां F0 F1 पार्टिकल कहा था, यहां पे CF0 CF1 कहेंगे, सब कुछ सेम है। F0 या CF0 मेम्ब्रेन के अंदर धसा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है। F1 या CF1 हेड पीस है जो एक्चुअली एटीपी बना रहा है, और उसमें से भी ये वाला जो है, दिस इज टुवर्ड्स मैट्रिक्स, और यहां पर दिस इज टुवर्ड्स स्ट्रोमा। बेटा जिस तरफ प्रोटॉन भागकर आ रहे हैं उसी तरफ होगा F1 या CF1। नाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात करते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहां पर बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और ल्यूमन मैट्रिक्स के बीच में। मैट्रिक्स यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हायर कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटॉन का, और यहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, हाई टू लो। और यहां पर जो स्टोरी बनी है वो ल्यूमन एंड स्ट्रोमा के बीच में है। यहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है स्ट्रोमा के अंदर, हायर कॉन्सेंट्रेशन है ल्यूमन के अंदर। जब हाई टू लो मूवमेंट होगा प्रोटॉन का तब एटीपी बनेगी। सो ल्यूमन एंड स्ट्रोमा, यहां पे आईएमएस और मैट्रिक्स। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। चलिए लिख लो, लिख लो, फिर अपन एनसीईआरटी मास्टर करेंगे। एक बार लिख लो सब। हो गया? चलो वेरी गुड। आइए लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करो सब लोग।
पहले सब लोग अपनी एनसीईआरटी वाला डायग्राम निकालेंगे। ये डायग्राम निकालो सब। एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। चलो आओ ध्यान से। ये पिंक वाली थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इधर ये पूरा स्ट्रोमा है, ये सारा स्ट्रोमा है जहां पे प्रोटॉन्स लो हैं, और ये अंदर ल्यूमन है जहां प्रोटॉन्स हाई हैं। ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा जहां पर हाई प्रोटॉन्स इनसाइड ल्यूमन एंड लो प्रोटॉन इनसाइड स्ट्रोमा है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में CF0 एंड CF1 प्रोटीन है, और CF1 का हेड पीस टुवर्ड्स स्ट्रोमा है, और यही एटीपी सिंथेसिस होगा। एडीपी प्लस पीआई से एटीपी बनेगी, और ये तब होगा जब ये प्रोटॉन्स बाहर आएंगे टुवर्ड्स स्ट्रोमा। नाउ यहां फोटो सिस्टम 2 है P680, यहां फोटो सिस्टम 1 है P700। दोनों पर ही लाइट फॉल हो रही है, दोनों पर ही लाइट फॉल हो रही है। इसके इलेक्ट्रॉन्स पहले फियोफाइटिन पे जाएंगे, इन्होंने लिखा नहीं है, और वहां से बेटा प्लास्टोक्विनॉन पे जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनॉन पर गए। इस प्लास्टोक्विनॉन ने 2 प्रोटॉन्स पंप करे हैं फ्रॉम स्ट्रोमा। नाउ बड़ी चालाकी से इसने इलेक्ट्रॉन्स तो आगे भेज दिए टू साइटोक्रोम B6F, और वहां से ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा टू प्लास्टोसाइनिन। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ये सारे प्लास्टोसाइनिन, और फिर वहां से ये फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाएंगे, और वो जो प्रोटॉन्स थे वो इसने यहां पंप कर दिए, ये प्रोटॉन्स पंप कर दिए, और ये फिर से PQH2 और फिर वही PQ, वो कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी ना। यहां देख सकते हो आप प्लास्टोक्विनॉन, फियोफाइटिन यहां नहीं बना, ये सब थोड़ा आउटर साइड पर है, जबकि प्लास्टोसाइनिन इनर साइड पर है। दूसरी तरफ वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वाटर से ऑक्सीजन हाफ मॉलिक्यूल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए फोटो सिस्टम 2 के पास, यहां प्रोटॉन आ गए। इन्होंने बैलेंस नहीं किया है, 1 वाटर से 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन की स्टोरी होगी। अब ये वाटर वाले प्रोटॉन्स और जो प्लास्टोक्विनॉन ने स्ट्रोमा से पंप किए हैं वो प्रोटॉन्स बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तब एटीपी बनेगी। दूसरी तरफ ये प्रोटॉन प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 के पास गए, वहां से पहले आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएंगे, यहां नहीं बनाया, और उसके बाद ये फेरोडॉक्सिन के पास जाएंगे, और स्ट्रोमा की तरफ FNR है, FNR, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस FNR को मिलेंगे, साथ में ये प्रोटॉन्स उठा लेगा फ्रॉम स्ट्रोमा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गए फेरोडॉक्सिन से, प्रोटॉन स्ट्रोमा से ले लिए, NADP में ये ऐड करेगा तो NADPH2 बन जाएगा। बेटा एक ही चीज कम से कम 4 से 5 बार, 4 to 5 times आई हैव रिपीटेड इन द क्लास। कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया, क्लास में याद हो गया? जरा थम्स अप दे दो। श्वेता बेटा क्यों नहीं आ सकता एग्जाम में डायग्राम? बिल्कुल आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया है, कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको पूरा खुद बना के दिखा दिया है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए अब आइए एनसीईआरटी की थ्योरी देखते हैं। देखिए, let us now try to understand how ATP is actually synthesized in the chloroplast. Chemiosmotic hypothesis इसके लिए रखी गई है। Like in respiration, in photosynthesis also ATP is synthesized, linked to development of a proton gradient across a membrane. But यहां वो membrane thylakoid की membrane है, यहां प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट करेंगे टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी इन द ल्यूमन, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ETS से जब मूव कर रहे थे। व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन? व्हाट कॉजेज?
नंबर 1, यानी किसने इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करवाया है? नंबर 1, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये इनर साइड पर होती है मेम्ब्रेन की, यानी प्रोटॉन या H आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। नाउ नंबर टू रीजन, बहुत ध्यान से देखते जाओ। NADP रिडक्टेज एंजाइम यानी FNR की बात कर रहे हैं। दिस इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन। इसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे दैट कम फ्रॉम एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसिस्टम 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फोटोसिस्टम 1 से पहले आयरन सल्फर प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए, फिर वहां से फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए, और फिर वहां से FNR के पास आए। उसने फिर NADP से NADPH2 बनवा दिया। इन्होंने कैसे लिखा है? NCERT की लाइंस पे ध्यान दीजिए बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? बेसिकली फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यानी पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन के पास आए, फिर फेरोडॉक्सिन के पास आए। ये प्रोटॉन्स आर नेसेसरी अगर आपको NADP को रिड्यूस करना है, NADPH2 बनाना है। ये प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्ट्रोमा। सेकेंड रीजन, रिमूव्ड फ्रॉम स्ट्रोमा। देखो यहां पे, देखो यहां पर, ये फर्स्ट और थर्ड वाला पॉइंट है। Protons are removed from stroma, removed from stroma. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाले ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनसाइड की तरफ होती है। हमने बहुत अच्छे से आई थिंक लेक्चर 2 में पढ़ा था। और दूसरा, स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स यूज कर रहा है FNR टू फॉर्म NADPH2 फ्रॉम NADP। अब आ जाओ सेकेंड वाला पॉइंट। फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। देखिए, as electrons move through the photosystem, protons are transported across the membrane. ये कौन से प्रोटॉन्स हैं बेटा? वो प्लास्टोक्विनॉन ने जो PQH2 बनाया था, फिर इलेक्ट्रॉन तो आगे भेज दिया साइटोक्रोम B6F के पास, और प्रोटॉन बड़ी चालाकी से ल्यूमन में डाल दिए। ये वो बात कर रहे हैं। This happens because प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फियोफाइटिन इज लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन, बड़ा ध्यान से देखो, नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन करियर बट टू अ प्रोटॉन करियर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन करियर भी है, प्रोटॉन करियर भी है। बेटा ये प्लास्टोक्विनॉन के बारे में लिख रहे हैं। This molecule removes a proton from the stroma while transporting electron. ये this molecule is which molecule? ये सारी बातें प्लास्टोक्विनॉन के बारे में हो रही हैं। When this molecule passes its electron to electron carrier on the inner side of membrane, this molecule मतलब प्लास्टोक्विनॉन जो PQH2 बन गया है, ये जब किसे भेजता है? साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन को, तो प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे इनटू द ल्यूमन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। एक एक वर्ड समझो बेटा, एक एक वर्ड। फोटोसिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन ने अपना ओनली इलेक्ट्रॉन भेजा है टू प्लास्टोक्विनॉन, बट इस प्लास्टोक्विनॉन ने पंप किए हैं प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। इट इज ऑल्सो अ प्रोटॉन करियर। जब ये आगे भेजेगा इलेक्ट्रॉन टू अदर इलेक्ट्रॉन करियर्स, साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन जो इनर साइड पर है, तो प्रोटॉन्स को रिलीज कर देगा इनटू द ल्यूमन। एक एक वर्ड क्लियर हुआ? नाउ हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट protons in the stroma decrease and in the lumen accumulate increase. ये क्रिएशन
फॉर्मेशन हो गया है एक प्रोटॉन डिफरेंस ग्रेडियंट का अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ल्यूमन के अंदर हाई प्रोटॉन है, हाई एसिडिटी है, यानी पीएच लो है। Why are we so interested in this proton? है यानी पीएच लो है। Why are we so interested in this proton gradient? क्योंकि बेटा एटीपी तब बनेगा जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा। पहले क्रिएट तो करे तभी तो ब्रेक होगा। पहले एक जगह हाई एक जगह लो तो करे तभी तो भागने की कोशिश करेंगे। This gradient is broken down due to movement of proton across thylakoid membrane to stroma। मतलब ये हमने लाइन लिख चुके हैं, हम पॉइंट्स में लिख चुके हैं, फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा
थ्रू CF0 CF1, जिसमें से CF0 है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल और ATP सिंथेज एक्चुअली है CF1। ओवरऑल हम कह सकते हैं ATP सिंथेज एंजाइम के 2 पार्ट्स हैं, एक CF0 जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रही है, देखो पंप नहीं लिखा, चैनल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाएगी ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन। और दूसरा पार्ट है CF1 जो प्रोट्रूड कर रहा है आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे, यानी उस साइड पर विच फेसेस द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा की तरफ है। जब ये ब्रेक डाउन होगा, ल्यूमन से स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स आएंगे तो एक चेंज आएगा CF1 पार्टिकल के अंदर और अब वो एंजाइम एनर्जी पैक्ड ATP फॉर्म करेगा। मजे आ गए? एक एक वर्ड समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक चीज और भी हम यहां लिख सकते हैं कि जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है बेटा तो कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है CF1 में। CF1 के अंदर एक चेंज आएगा और CF1 फिर ATP सिंथेसिस करेगा, ATP सिंथेसिस। ये लाइन और लिख लो, कहीं भी लिख लो यार, यहां जगह नहीं है डायग्राम में तो मुझे बिल्कुल कोसो मत, कहीं पे भी लिख लो, ठीक है? मजे आ गए? मजे आ गए? एनर्जी पैक्ड मॉलिक्यूल ATP। निशा थैंक यू इतना अच्छा लिखने के लिए कि आपको समझ में आ गया, इतना प्यार से लिखने के लिए मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो अब केमियोस्मोसिस में क्या क्या चाहिए? एक मेम्ब्रेन चाहिए जो इस केस में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, एक प्रोटॉन पंप चाहिए जो प्लास्टोक्विनॉन है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए जो यहां बिटवीन ल्यूमन एंड स्ट्रोमा है, और एक ATP सिंथेज चाहिए। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। बिल्कुल ये वो बात कर रहे हैं वो प्लास्टोक्विनॉन ने जो यूज की थी। टू क्रिएट अ ग्रेडियंट हायर कॉन्सेंट्रेशन विद इन ल्यूमन, एनर्जी चाहिए बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको बोला था ना, इसीलिए तो पंप लिखा हुआ है। ATP सिंथेज में तो चैनल है जहां बेटा डिफ्यूजन हो रहा है प्रोटॉन का बैक अक्रॉस मेम्ब्रेन। फिर से हाई टू लो आ रहे बेटा, पंपिंग लो टू हाई हो रही है और डिफ्यूजन हाई टू लो हो रहा है। इस एनर्जी से फिर ATP बनाते हैं। नाउ along with NADPH2 ये प्रोड्यूस हुआ है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ATP भी प्रोड्यूस हो गई है, तो ATP प्रोड्यूस हो गई, NADPH2 प्रोड्यूस हो गया। अब इसे यूज करेंगे स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन होगी और उससे हम CO2 फिक्स करेंगे और शुगर बनाएंगे। हम सीखेंगे सब, ठीक है? आओ थोड़े से पहले क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए करिए ट्राई, पोल लगा दिया है मैंने आपके लिए, करो ट्राई। मजे आ गए? हो गया? चल केमी सिंथेटिक नहीं, केमी ऑस्मोटिक।
73% देवेश, सचिन, परीक्षित, राजशाही, अर्नब, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बी वेरी वेरी केयरफुल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लिख रहे हैं रतन टाटा जी के बारे में, बिल्कुल इट्स अ बिग लॉस, ही वाज अ विजनरी, नो डाउट। 4% कंट्रीब्यूशन होता था इंडिया की जीडीपी में, बहुत ही सिंपल मैन विथ हाई थिंकिंग। आज मैं देख रही थी सुबह से बहुत सारे बच्चे भी, बहुत सारे सभी लोग अपने स्टेटस पर उनका जो फोटो है और कैप्शंस हैं वो डाल रहे थे। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। बट मैं यहां पर कुछ छोटा सा ऐड करूंगी। सिर्फ किसी की डेथ पर या बर्थ एनिवर्सरी पर एक फोटो डाल देना, स्टेटस डाल देना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्या आप डे टू डे लाइफ में उनकी कुछ भी बात फॉलो करते हो? क्या आप सिंसियरली, जितना वो सिंसियर थे, जितने वो डेडिकेटेड थे, जितने वो हार्ड वर्किंग थे, जितने वो एथिकल थे, वन ऑफ द मोस्ट एथिकल ग्रुप्स माना जाता है टाटा, क्या अपन वो हैं? क्या अपन अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने एम के साथ उतने ईमानदार हैं? अगर वो सीख लेंगे उनसे तो वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो केवल टाइम पास के लिए कि सब डाल रहे हैं तो अपन डाल दें, तो बेटा ऐसे ना भेड़ चाल में कभी नहीं आना है। आप में से काफी सारों को तो पता भी नहीं होगा उनके बारे में कि वो कैसे थे, बस यूं ही स्टेटस पे डाले जा रहे हैं। या तो आपने उनके बारे में आज पढ़ा हो, उनसे इंस्पायर हुए हो, सीखा और उसे लाइफ में अप्लाई किया हो, तो मतलब होता है किसी भी बात का। मेरे से पूछोगे, मैं एक ही चीज मानती हूं जीवन में, कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई करना। बातें करना इन सब से कुछ भी नहीं होता लाइफ में, कुछ भी नहीं होता। बातों का क्या है, बातें तो हवा में चली जाती है। आपने किया क्या, सीखा क्या, उसे अप्लाई क्या किया। एक भी बात अप्लाई कर लोगे ना किसी की, तो लाइफ बन जाएगी किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो बहुत सक्सेसफुल है। क्योंकि 99.9% तो कॉमन ट्रेड्स होते हैं, 0.1% छोटा छोटा उनकी पर्सनालिटी के यूनिक ट्रेड्स होते हैं, वरना सबके अंदर वही है। बहुत फोकस्ड होते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, हार्ड वर्किंग जबरदस्त होते हैं, जुझारू होते हैं, एक बार में नहीं समझ आ रही कोई बात, 2 बार 3 बार 4 बार, ईमानदार, एथिकल होते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, छोटी छोटे फेलियर से घबराते नहीं हैं, मेहनत करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कोशिश करते जाते हैं, फेल होते हैं पर वापस उठ खड़े होते हैं। ये कॉमन ट्रेड्स है, ये हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे है, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे है। ऐसे ही आप इसमें से अगर ये ट्रेड्स ले लेंगे तो वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलो, प्रोटॉन्स प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन एक्यूमुलेट्स विद इन ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। 78%, वेरी गुड देवेश, शेरल, तुहिन, दक्ष, शाइस्ता, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। पेशेंस रखते हैं ना, बिल्कुल सचिन, मैंने बोला ना, पेशेंस रखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं उस चीज को। एक बार में नहीं आया, 2 बार, 2 बार में नहीं आया, 3 बार, 3 बार में 4 बार, ना खुद को कोसेंगे ना दूसरे को कोसेंगे, अपनी कमियां देखते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, सब में कॉमन होती है। लगातार कॉन्टेम्पलेट करते हैं, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, आत्मचिंतन करते हैं, मैंने कहां गलत किया, क्या कमी रह गई, क्या गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं बस ट्रोलिंग करो, दूसरों को गाली बको, दूसरों को बोलते रहो, उनका तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पेड ट्रोलर्स भी कब तक खाएंगे, कब तक कितना कितना कमा लोगे दूसरों की ट्रोलिंग के लिए पैसा लेकर भी। चलो, ल्यूमन का पीएच कैसा होगा भाई? ल्यूमन में एच आयंस बहुत ज्यादा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, यानी पीएच कम होगा, एसिडिक पीएच होगा, एसिडिक पीएच। 66%, शेरल, देवेश, राजशाही, धर्म, अर्दिश, तुहिन, डियर, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, बड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ध्यान से करना। मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, आपको बहुत अजीब लगेगी शायद सुन के। उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप हमेशा से ऐसे कॉन्फिडेंट थी? तो उस पर्सन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं फेक करती थी। फेक इट टिल यू डोंट हैव इट एंड इवेंचुअली यू विल हैव इट। मतलब जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप एटलीस्ट दिखाओ कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप मानो कि आप कॉन्फिडेंट हो,
और अल्टीमेटली आप एक दिन कॉन्फिडेंट बन जाओगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, आप अल्टीमेटली एक दिन कॉन्फिडेंट कब बन जाओगे? जब आप लगातार उस पर वर्क भी कर रहे हो। ऐसे बैठे बैठे इतरा रहे हैं, शाणपंती कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही आप पेशेंस नहीं है तो आप मानो कि नहीं मैं लाऊंगा, मैं पेशेंट हो सकता हूं, और आप उस पर लगातार काम भी करो तो एक दिन वो डेवलप हो जाएगा हैबिट। बट आप पहले ही हार मान लोगे, मैं तो हो ही नहीं सकता, मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, तो फिर किसको क्या पड़ी है बेटा? दुनिया में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जीवन जीवित हो रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपका जीवन आप भोगोगे, सुख भी आप भोगोगे, दुख भी आप भोगोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अपनी लाइफ बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी है तो मत बनाओ, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको सोचना है, बिकॉज बिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, उससे एनर्जी रिलीज होगी और उससे फिर एटीपी सिंथेसिस होगा। 52% ने सही दिया है। देवेश, विकास, शरीन, लवनीन, आदर्श, प्रखर। बेटा अभी अभी तो सिखाया था तुम लोगों को, बिल्डिंग से थोड़ी ना एनर्जी रिलीज होती है बेटा। उस प्रोटॉन ये सही है, ये गलत नहीं है, दिस इज ट्रू, ये सही है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है बेटा। पीएच रिड्यूस होगा ल्यूमन में, पीएच रिड्यूस होगा क्योंकि एच आयन इंक्रीज होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी लाइफ बनाने की सोचो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की सोचो। एक ही चीज दिमाग में रखो, अभी अपना लक्ष्य, अपना ध्येय, अपना एम पढ़कर एक करियर बनाने का है ताकि अपन अपना जीवन जीने लायक बने। अभी तो अपन अपना जीवन जीने लायक भी नहीं है जब तक अपन अपने हाथ से कुछ काम करने लायक नहीं होते। बेटा आपको बहुत अजीब बातें लगेंगी पर सत्य बता रही हूं आपको, कोई घर वाले इज्जत नहीं देने वाले, नहीं तो कोई रिश्तेदार नहीं देने वाले, और आजकल के काफी सारे माता पिता भी नहीं देने वाले। माता पिता भी आजकल जो है, जो बच्चा अच्छा कमाता है उसको इज्जत देते हैं ज्यादातर घरों में। आप बहुत ही ज्यादा लकी हो तो अलग बात है, अदरवाइज मोस्टली ऐसा होता है यू आर जज्ड बाय योर फाइनेंशियल स्टेटस। कोई ये नहीं बोलता कि ये बच्चा कम कमाता है पर इसका दिल बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत प्यारा है। वो कहीं ना कहीं से एक ताना पड़ जाएगा, एक गाली पड़ जाएगी, एक आपका दिल दुखा दिया जाएगा। मैं सत्य बता रही हूं बेटा, जीवन का सत्य है। चलो, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। थोड़ी भाई प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा, टू स्ट्रोमा, फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा, फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा। 55%। देवेश, अर्नब, डियर, शिवानी, अंसारी, सद्दाफ, मान्यता, वेरी गुड। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आप लकी हो या नहीं इतने माता पिता के मामले में बेटा, वो अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो यंग हो, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा। अभी 2 3 4 साल 5 साल निकलने दो जरा, अभी तो आपकी उम्र हुई है कमाने की। जस्ट अभी अभी कितने ड्रॉपर्स हो गए? 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल ड्रॉपर्स भी नहीं हो गए, 2 3 साल ड्रॉपर्स हो गए। अभी समय तो निकलने दो जरा, हार्डशिप्स फैमिली में आने तो दो, फिर पता चलेगा कौन कितना सगा है आपका। अपने ईश्वर से जुड़ो, अपने इष्ट से जुड़ो और मेहनत करो जहां हो, ईमानदारी से, दिलो जान लगाकर। चलो, फोटोफॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ। सबस्ट्रेट लेवल नहीं बेटा, वहां तो डायरेक्ट एटीपी बनती थी। ये और ये एक सा है। यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब एटीपी बन रही है, और यहां पर भी सेम ऐसे ही हो रहा है। 21% ने केवल सही दिया। देवेश, विकास, तुहिन, बिस्वा, अर्दिश, अर्नव, सद्दाफ, शिवानी। 65% बस ऑल देख के ऑल लगा देते हो हैं। एनटीए इस बार यही कमी आपकी, इसी पर मार करेगा। काय का ऑल, कौन सा, क्या लिख रहे हो यार, क्या कर रहे हो बेटा? चलो करो नेक्स्ट ट्राई, खुशी खुशी पढ़ो। मैं नेगेटिव होने को नहीं बोल रही हूं, लेकिन सत्य है, इसको मोटिवेशन बनाओ। अपने इष्ट से जुड़ो बेटा, नाम जप करो, वहां से इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगी, और ऑनेस्टली अपना बेस्ट दो। नीट में सिलेक्शन होना ही जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रही हूं आपको, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अभी पढ़ाई करेंगे और कल को मान लीजिए सिलेक्शन नहीं भी होता, तो आपकी लाइफ में अल्टीमेटली अच्छा ही होगा, क्योंकि आप ऑनेस्टली
ईमानदारी से अगर काम करोगे वो यूनिवर्स देख रहा है, जो आप सो करोगे वही रीप करोगे। आम के बीज डालोगे बेटा तो आम के फल ही आएंगे, मीठे फल आएंगे, कड़वे नहीं आएंगे, इसलिए ईमानदार रहो, प्लीज ईमानदार रहो। चलो, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर, एक तो एटीपी है, एक NADPH2 है और एक ऑक्सीजन है। तो ए हो जाएगा, NADP नहीं होगा बेटा, NADPH2 बोलो या NADPH बोलो, एक ही बात है। इनमें से ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज हो जाएगी, आउट, ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज हो जाएगी। और ATP NADPH2 से अल्टीमेटली खाना बनाएंगे। उसमें भी क्या बनाएंगे? खाना मतलब शुगर्स बनाएंगे, अमीनो एसिड्स नहीं, शुगर्स बनाएंगे। तो ये आंसर हो गया। 48% ने सही दिया है। देवेश, एशु, कंगना, विकास, नम्रता, सैयद, वेरी गुड। चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ट्राई करो, करो ट्राई। नहीं, अभी क्लास नहीं छोड़ूंगी। अभी कैसे छोड़ दूं बेटा, अभी तो आधा घंटा है। रोहन, खुद से बना लो, अब आपको सिखा दिया है, खुद से बना लो। एनसीईआरटी पढ़ो, पूरा एनसीईआरटी, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बायोसिंथेटिक फेज में शुगर्स बनाई जाएगी बेटा, खाना बनाया जाएगा। फर्स्ट क्लास में लिखवाया था ऑलरेडी। 90% संजना, राजशाही, देवेश, मोहम्मद, सुरेश, सिमरन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। चल, बायोसिंथेटिक फेज को NADPH2 चाहिए, ATP चाहिए, NADH नहीं बेटा, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में रोल होता है। यहां NADPH बनता है, P, फोटोसिंथेसिस वाला P, 1 and 3। 61% अमन, देवेश, विकास, अर्दिश, सुरेश, वैदिक, वेरी गुड। चलो ये अभी नहीं आएगा, ये अभी नहीं आएगा, अब आएगा। आओ नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। लाइट रिएक्शन आज कंप्लीट हो गया। लाइट रिएक्शन में हमने फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम 1 क्या है, फोटो सिस्टम 2 क्या है, एटीपी कैसे बनती है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, एक्चुअली एटीपी कैसे बनती है, केमिओस्मोसिस, NADPH2 कैसे बनता है, ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, वाटर की स्प्लिटिंग क्या होती है, सब मस्त तरीके से पढ़ लिया। अब लिखिए कि ये जो एटीपी बनी है, NADPH2 बना है, ये यूज कहां होगा? यूज्ड फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये मैंने पहले भी लिखवाया था बेटा, लाइट और डार्क रिएक्शन के बीच में मैंने डिफरेंस भी लिखवाया था। क्या है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन? ऑक्सीजन, दिस विल डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर चली जाएगी और अल्टीमेटली स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। या तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, वो इसे रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है, या बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसीलिए हमने इसे बाय प्रोडक्ट कहा था। नाउ नंबर 2 एटीपी एंड नंबर 3 NADPH2, ये दोनों used to synthesize food, और फूड में भी बेसिकली ग्लूकोज यानी शुगर्स, टू सिंथेसाइज फूड यानी शुगर्स। और क्या कहेंगे बेटा इसे? कॉल्ड, क्या कहा था हमने? डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन, या यहां पर सिंथेसिस होगा खाने का, तो बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अलॉन्ग विथ एटीपी और NADPH2 के साथ पानी एंड CO2 भी चाहिए। आपको याद है फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आएगी, वाटर सॉइल से रूट्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू आएगा,
ATP NADPH2 लाइट रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई है, ये सबसे मिलाकर खाना बनेगा इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर, इन स्ट्रोमा। लिख लो एक बार, सब लिख लीजिए एक बार प्लीज। हो गया? आओ अब एक जबरदस्त बात सुनो, जबरदस्त बात। मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा कि डार्क रिएक्शन वर्ड जो है, डार्क रिएक्शन वर्ड, ये एक मिसनॉमर है। याद है मैंने आपसे कहा था ये वर्ड अच्छा नहीं है। ये तो सही है, ये तो सही है, पर ये वर्ड सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डार्क में नहीं होती है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट। याद है? अब मैं आपको बताती हूं इसको प्रूफ करके। बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। सुनो, सपोज करो कि मैंने सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक लाइट दी, लाइट, अच्छी खासी लाइट दी। जब लाइट देंगे बेटा तो ATP NADPH2 ऑक्सीजन भी बन रहा होगा, पर अभी मेरा काम नहीं है तो मैं नहीं लिख रही। ये फॉर्म हो रहा है ना, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके फॉर्मेशन को यूज करके खाना बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट। ऑफ कोर्स CO2 और वाटर भी यूज होगा। यानी जब हम लाइट दे रहे हैं उस समय लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं और उससे खाना बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज करो बेटा, बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। सपोज करो 1 बजे मैंने लाइट स्टॉप कर दी, लाइट स्टॉप कर दी, तो क्या खाना बनना एकदम से रुक जाएगा? यस या नो लिख कर भेजिए। क्या फूड सिंथेसिस इमीडिएटली स्टॉप्स? बोलो यस या नो। देखो, सपोज करो जब आपने 1 बजे लाइट देना बंद करी, सपोज उस समय पर भी 10-12 ATP के मॉलिक्यूल्स, NADPH2 के मॉलिक्यूल्स, कुछ ना कुछ तो थे ना बेटा, कुछ तो थे ना। तो जब तक वो है तब तक तो खाना बनता रहेगा ना। तो immediately food synthesis do not stop, do not stop। यानी when light is made unavailable, जब लाइट देना बंद करते हैं, जब लाइट देना बंद करते हैं तो एकदम से खाना बनना नहीं रुकता। continues for some time, continues for some time, then stops। भाई ATP NADPH2 जितने बचे हैं उन्हें यूज करेंगे, फिर बंद हो जाएगा। क्लियर है इतना? इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि कुछ ATP NADPH2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, विच वॉज फॉर्म्ड टिल 1 PM, जब तक आप लाइट दे रहे थे। और अब मान लो मैंने लाइट दोबारा दे दी, अब मैंने लाइट दोबारा दे दी। नाउ इफ अगेन लाइट मेड अवेलेबल, मैंने फिर से लाइट दे दी बेटा, तो क्या होगा? जैसे ही आप लाइट दोगे फिर से लाइट रिएक्शन होगी, फिर से ATP NADPH2 फॉर्म होगा, फिर से फूड सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फूड सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन, स्टार्ट्स अगेन। अगर ये सिर्फ अंधेरे में होता तो यहां भी खाना बनते रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है बेटा। डार्क रिएक्शन बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, बट लाइट पे है डिपेंडेंट, भले ही इनडायरेक्टली है। जब तक आप लाइट दोगे तब तक खाना बन रहा है, तब तक खाना बन रहा है। जब आपने लाइट अचानक से देना बंद की
तो थोड़ी देर तक खाना बनेगा जब तक ATP NADPH2 ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड कंज्यूम ना हो जाए, फिर रुक जाएगा। और जैसे ही आप दोबारा से लाइट दोगे फिर से न्यू ATP न्यू NADPH2 बनेंगे, न्यू ATP न्यू NADPH2 बनेंगे और फिर से नया खाना बनना शुरू हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? घर पे लिख लेना, होमवर्क लिख लो। चलो इस स्लाइड को होमवर्क लिख देती हूं अगर आपने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए प्लीज, एवरीबॉडी अपनी एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो, खोलो खोलो एनसीईआरटी खोलो। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ATP NADPH2 एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं है आगे, बट ATP NADPH2 आर यूज्ड लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ फूड, मोर एक्यूरेटली शुगर्स। खाना बनाना है वो भी शुगर, यानी बायोसिंथेटिक फेज does not directly depend on presence of light but is dependent on products of light reaction, that is ATP and NADPH2 besides CO2 and water। CO2 भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ATP भी चाहिए, NADPH2 भी चाहिए। ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं बेटा लेक्चर के अंदर, नोट्स में मैं दोबारा इसीलिए नहीं लिखवाया है। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे? इमीडिएटली जैसे ही आप लाइट अनअवेलेबल करेंगे, बायोसिंथेटिक फेज कंटिन्यूज फॉर सम टाइम देन स्टॉप, क्योंकि इसके पहले लाइट थी, ATP बनी थी, NADPH2 बना था, उससे खाना बनता रहेगा। जब वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, अब और ATP नहीं बन रही, NADPH2 नहीं बन रहा, खाना नहीं बनेगा, इट विल स्टॉप। और जैसे आप दोबारा से लाइट दोगे फिर से खाना बनने लग जाएगा। यानी इसे डार्क फेज कहना एक मिसनॉमर है, एक गलत नाम है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कैसे ATP NADPH2 बायोसिंथेटिक फेज में यूज होगी और कैसे CO2 वाटर के साथ कंबाइन कर ग्लूकोज बनाएगी। चलिए आइए, अब एक बात सुनिए। एक साइंटिस्ट हुए बेटा मेल्विन केल्विन, वो ये जानना चाह रहे थे कि जब फूड बनता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, यानी CO2 फिक्स होती है, तो पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है। तब तक C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, किसी भी चीज की खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ये पता करना चाहते थे कि जब CO2 फिक्स होती है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, या कहें कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा बनता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक एल्गी के अंदर किया। एल्गी, क्लोरेला बेटा अगर आपको याद हो, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है। ये ग्रीन एल्गा है वैसे, पर अब इसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं क्योंकि ये सिंगल सेल होता है। इसे स्पेस एल्गा भी बोलते हैं। साइंटिस्ट इसको स्पेस में यूज करते हैं सोर्स ऑफ फूड की तरह। बेटा ये एल्गी है, अब प्रोटिस्ट बोलते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक है। अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इसके अंदर भी फूड बनेगा, और वो उसी में चेक कर रहे थे कि CO2 से पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है। पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है। सो यूज्ड बोलो या वर्कड ऑन बोलो, एक ही बात है बेटा, कुछ भी लिख दो, इसमें क्या बड़ी बात है। वर्कड ऑन, ये लो। प्रॉब्लम क्या होती थी बेटा, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते रहते हैं कार्बन वाले, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये फोटोसिंथेसिस में पहला कौन सा बनता है। तो उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड कार्बन 14।
बेटा नॉर्मली कार्बन 12 होता है, लेकिन कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, आप जानते हो। रेडियो एक्टिव यानी एक्सरे डालने पे शाइन करता है, चमकता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। क्या तकनीक लगाई उन्होंने, कितना बढ़िया दिमाग लगाया, देखो उन्होंने क्या किया, इस क्लोरेला जो एक सिंगल सेल का एल्गी है, आप प्रोटिस्ट कहते हैं, इसके वो C14 दी। नॉर्मली एटमॉस्फेयर से C12 आती है, उन्होंने C14 दी। तो उन्होंने देखा कि इस C14 से अब जो पहला प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी C14 होगी। एक्सरे डालकर उन्होंने देख लिया, वो प्रोडक्ट एकदम शाइन कर गया। और बाकी जो कार्बन के कंपाउंड्स बन रहे हैं वो नॉर्मल C12 से बन रहे हैं, वो शाइन नहीं करेंगे। तो वो प्रोडक्ट निकला बेटा 3PGA। क्या आपने इसका नाम सुना है, 3PGA? सुना है, यस या नो? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताओ कहां सुना है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलो या 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोलो, कहां सुना है जरा बताओ। 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कहां सुना है? ग्लाइकोलिसिस में, बिल्कुल याद है, पागल से 1,3-BPGA, फिर 3PGA, फिर 2PGA, फिर पेप और फिर पायरुविक एसिड बना था, बिल्कुल। नाउ ये एक ऑर्गेनिक एसिड है 3 कार्बन का, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। इसमें कार्बन है, ऑफ कोर्स है, ऑर्गेनिक है, और 3 कार्बन है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो सबसे पहले मेल्विन केल्विन जी ने कार्बन 14 यूज कर ये बताया था क्लोरेला एल्गी के अंदर कि CO2 जब फिक्स होती है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA बनता है। अब बाद में साइंटिस्ट ने ये देखा इनके बाद कि एक्चुअली प्लांट्स, हर प्लांट में ऐसा नहीं होता। उन्होंने ये देखा कि कुछ पेड़ों में, मेल्विन केल्विन जी ने बिल्कुल सही बताया है कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन वाला है। उन्हें नाम दिया गया C3 प्लांट्स, जो मेल्विन केल्विन जी ने बताया था। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है बेटा, 3 कार्बन कंपाउंड, तो उसे C3 प्लांट बोलेंगे। और ये कौन सा कंपाउंड है? वही 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। गेहूं, चावल, ज्यादातर डाइकॉट्स में ऐसा ही होता है। ये हमें मेल्विन केल्विन ने भी बताया था ना, वही वाली बात हो रही है, मेल्विन केल्विन जी ने। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि बेटा कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, और उसका नाम है ओआ। ओआ कहीं सुना है आपने? बताओ, ओआ कहीं सुना है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कहां सुना है? कुछ पेड़ों में जब CO2 फिक्स होता है तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो बेटा 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ओआ। क्रेब साइकिल अगर याद हो, जब एसिटाइल कोएंजाइम में आता है तो उसके साथ ओआ जुड़ता है और सिट्रिक एसिड बनाता है। तो ऐसे पेड़ों को साइंटिस्ट ने कहा C4 प्लांट्स बोलेंगे, C4 प्लांट्स। तो बहुत इजी है, 2 तरह के प्लांट्स हैं। बेसिस है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जब CO2 फिक्स होगी। अगर 3PGA बनेगा, जो मेल्विन केल्विन जी ने भी बताया था, तो उसे C3 प्लांट बोलेंगे। और अगर 4 कार्बन का कंपाउंड OA बनेगा तो उसे C4 प्लांट बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए। एग्जाम्पल, शुगर केन बेटा, गन्ना, मक्का, मेज, सॉर्गम, ये मोनोकॉट्स हैं बेटा। मोनोकॉट्स में ज्यादा होता है, जो गर्म इलाके में मिलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में। केवल गेहूं चावल ऐसे सीरियल्स हैं
जो इधर आते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिए अपने राइस व्हीट, बट ज्यादातर डाइकॉट्स आते हैं, ज्यादातर डाइकॉट्स। ये सब नहीं भी याद करोगे चलेगा, ये आना चाहिए, ये एनसीईआरटी में दिया है, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है। तो साइंटिस्ट ने कहा दो तरह के पेड़ हैं, C3 C4। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों C4 प्लांट्स नेचर ने बनाए, वाई देर आर टू काइंड्स ऑफ प्लांट, वाई नॉट ऑल C3, वाई नॉट ऑल C4, क्यों C4 में OA बनेगा, क्या स्पेशलिटी होगी, कौन सा मोर एडवांस्ड है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। चलिए एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, चलिए एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, कम ऑन एवरीबॉडी। साइंटिस्ट ने देखा कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म है जब CO2 इज टेकन इन अ रिएक्शन, वो हमें मेल्विन केल्विन जी ने बताया था, रेडियो आइसोटोप यूज करके रेडियो एक्टिव C14 यूज किया था। एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस देख रहे थे और पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। इसे केल्विन साइकिल नाम दिया गया उनके नाम पर। और जो पहला प्रोडक्ट था वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या शॉर्ट में 3 PGA हैं। कितने कार्बन एटम हैं? 3 कार्बन एटम हैं। नाउ साइंटिस्ट ने देखा कि क्या ऑल प्लांट्स हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट्स। तो साइंटिस्ट ने खोजा एक और ग्रुप ऑफ प्लांट्स जहां पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगेन एक ऑर्गेनिक एसिड है बट 4 कार्बन वाला है, OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो जहां पर C3 पहला प्रोडक्ट है उसे कहा गया C3 पाथवे, C3 प्लांट्स। और जहां पे पहला प्रोडक्ट C4 वाला OA है उसे कहा गया C4 प्लांट, C4 पाथवे। ऑफ कोर्स इसकी बातें अभी धीरे 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 होंगी, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑफ कोर्स एसिड है और कार्बन है तो ऑर्गेनिक एसिड है। मैं एक बात और बताऊंगी आपको, चाहे C3 पेड़ हो चाहे C4 पेड़ हो, दोनों में ही केल्विन साइकिल होगी, दोनों में। और केल्विन साइकिल से खाना बनेगा, केल्विन साइकिल से इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ही फूड सिंथेसिस होगा, फूड सिंथेसिस। ये लाइन अभी समझ नहीं आएगी, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? लास्ट क्लास रिवाइज करोगे, आज की क्लास पक्की करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि कैसे ये डार्क रिएक्शन होगी। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, नवरात्रे में, दशहरे पे, दिवाली पे, नथिंग डूइंग, डेली का डेली पढ़ना है, पुराना रिवाइज करना है। जरूर आज मुझे ऐप पर अपने डाउट्स भी भेज देना और मुझे बताना कि आपको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कैसी लगी। तब तक मैं एक बार आपका लीडर बोर्ड दिखा देती हूं। देवेश फर्स्ट है 9 आउट ऑफ 9, विकास, रिचिता, डियर, आराध्य, अमित, आर्यन, रेवा, अर्नब, आफ्ताब। चैट बॉक्स में भी जिसने आंसर दिया बहुत बहुत बढ़िया। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।